आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है पीजीटी इकोनॉमिक्स में, दैट इज ऑफ कोर्स द कंटिन्यूएशन जो हम कर रहे थे पिछले क्लास में। ठीक है, वो होने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन। तो अभी क्या है, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। पिछले क्लास में इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया भी था, अभी और थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग लेके जाएंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को। अभी क्या होता है ना, हर एक इकोनॉमिक, ठीक है, यानी कि हर एक अर्थव्यवस्था, अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया के बारे में जब भी बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन ही किया था, ठीक है, सारी चीज़ जो पढ़ी थी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन सिचुएशन थी वो क्या थी, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्या थी, किस तरह की इकोनॉमी थी ये, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस था, यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस था, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। साथ ही साथ ये भी पढ़ी थी कि एग्रीकल्चर पे फोकस तो ज़्यादा था, यानी जितने लोग, ठीक है, इस सेक्टर से जुड़े हुए थे एग्रीकल्चर से, दैट वाज मोर देन 60%। ठीक है, लेकिन जो इससे इनकम आ रही थी, जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन था वो बड़ा कम था, लाइक अराउंड 15 से 20% के बीच में जो है इसका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, और क्या है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है अराउंड 15 से 20% था। ठीक है, तो अब जब इस तरह की सिचुएशन कंडीशन होगी तो आप इमेजिन करिए जब देश आज़ाद हुआ होगा, ठीक है, और पहली बार यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बनी होगी, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था। ठीक है, एक प्लानिंग कमीशन बना था, और उस प्लानिंग कमीशन का जो मकसद था वो यही था कि अब से, ठीक है, हर आने वाले 5 साल के लिए हम लोग कुछ प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, नियोजन करेंगे, प्लान्स बनाएंगे, और उस प्लान बनाने का मकसद हमेशा, प्लान बनाने का चाहे कुछ भी हो, मकसद हमेशा प्लान बनाने का ये होता है ना कि आप चीज़ों को एक तरीके से कर पाएँ, आपके जो संसाधन है उसका वेस्टेज जो है, ठीक है, वो बर्बादी ना हो, और जहाँ पे उसकी ज़रूरत है आप उस डायरेक्शन में अपने संसाधन को, अपने रिसोर्स को लेके जा सके। ठीक है, तो अब मानिए कोई भी इकोनॉमी है, इंडिया है, उसके पास अलग अलग तरह के संसाधन है, ठीक है, रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैनमेड है, जो भी है, तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमी की ज़रूरत के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, कि आप इन आने वाले 5 साल में जो संसाधन है उसको किस डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं, कितना कहाँ लगाने वाले हैं, आपकी अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट या ग्रोथ की जो ज़रूरत है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे कि हम बताएं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ऑब्वियसली मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से और जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में थी, प्राइमरी सेक्टर में थी, लेकिन जो उससे आपको जीडीपी मिल रहा था, जो उससे आपको इनकम आ रही थी, वो उस प्रपोर्शन में नहीं थी, वो बहुत कम थी। साथ ही साथ इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। रीज़न क्या था वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो इंडस्ट्रीज उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जो भी 5 ईयर प्लान्स बनते थे उसमें यही होता था कि एग्रीकल्चर इंडिया का जो कि स्टैग्नेंट है और काफ़ी बैकवर्ड है, ठीक है, उसको सुधारने के लिए क्या किया जाए। तो उस प्लान में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होता था कि टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, किसान को ऐसे हेल्प करना है, चीप क्रेडिट देना है, या जो भी है वो सारी चीज़ें हैं, और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे प्लान्स होते थे। तो इस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल टर्म्स में ये है कि आपके पास जो संसाधन है आप उसको आने वाले साल में कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका एक स्मॉल लेवल एग्जांपल है, जैसे मानिए कि फैमिली है आपकी, ठीक है, और आपको पता है, या आप पर्सनली एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपको आपके पेरेंट मानिए कि 500 रुपीज़ का एक नोट देते हैं, ठीक है, ये आपको पता है कि आपको 500 रुपये मिलने वाले हैं, महीने की 1 तारीख को आपको 500 रुपये पॉकेट मनी मिलते हैं, या 5000 मिलते हैं, या जो भी है, ठीक है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान होता है, एक मैप होता है कि भाई उस 500 का ना हम ये करेंगे कि ये हम फ़ोन का रिचार्ज कराएंगे, एक हमको पेन लेना है हम वो ले लेंगे, इस बार हम जो एक मूवी जाएंगे, मतलब जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस टाइम पे, ठीक है, जो भी चीज़ है जिसको आप प्रायोरिटाइज करते हैं यानी कि ज़्यादा महत्ता देते हैं, उस पॉइंट पे आप अपने पैसे को उस तरह से खर्च करते हैं। आपके पास वो जो भी संसाधन है वो भी एक रिसोर्स है, मनी इज ऑल्सो अ रिसोर्स। तो उसी तरह सिर्फ 500 की बात इतना है, तो एक जो कंट्री है इंडियन इकोनॉमी की, अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की,
तो यहाँ पे भी बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे लोग हैं, लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। एक कंट्री, एक इकोनॉमी की एज इन बहुत सारी जो है वो ज़रूरतें हैं कि किस सेक्टर में डेवलपमेंट चाहिए, किस सेक्टर में रिसोर्सेज चाहिए, या लोगों को करेंटली क्या चाहिए। तो इकोनॉमी जो है वो हम प्लान करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेज को यहाँ पे लगाते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि जब कोविड-19 का फेज था, यानी कि दिसंबर 2019 से, तो फिर उधर 2020, 2021 पूरा ये 1.5-2 साल का जो फेज था, उस टाइम पे जो भी जब कोविड-19 ने स्ट्रक किया होगा इंडिया पे, जब आया था, केसेस आना शुरू हुए थे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया था कि अभी कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हम जो हमारा मेडिकल सेक्टर है उधर डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स का या ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं। तो मतलब ऐसे वो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो उसी तरह इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं करते हैं ना, तो आपके रिसोर्स जो है, आपके संसाधन जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, और जहाँ उनकी ज़रूरत है उन संसाधनों की के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्लान करना ज़रूरी है, ठीक है। और प्लानिंग का मतलब भी ये होता है ना कि डिसाइडिंग इन एडवांस। व्हाट इज प्लानिंग? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड हु इज टू डू इट, ठीक है। ये प्लानिंग का डेफिनेशन है। यानी कि नियोजन करने का मतलब होता है कि आप करने से पहले ही ये डिसीजन ले लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग की भी जब हम बात करते हैं, आर्थिक नियोजन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सरकार जो है यही डिसाइड करती है वक्त से पहले। जैसे आने वाले 5 साल के लिए अगर प्लान बन रहा है, जैसे अभी नीति आयोग है, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसमें यही डिसाइड करते हैं कि अच्छा मेरे पास ये रिसोर्सेज है, या इन 5 सालों में मेरी ये इनकम होने वाली है, ठीक है। तो और जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो हम कहाँ करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाएं, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में लगाएं, ठीक है, एजुकेशन में हम कितना डालें, मेडिकल जो लाइन है, जो फील्ड है, जो सेक्टर है, वहाँ पे हम कितना डालें, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है ब्रिजेस का या जो भी, वहाँ पे हम कितना डालें, ठीक है, नई इंडस्ट्रीज हम, तो ये सब सारी चीज़ें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट के हथियार है जिससे वो इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी, ठीक है। तो उसमें आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, कि मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सब टूल्स हैं, ठीक है, दे आर टूल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा डेफिनेशन भी लिखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का, यानी कि आर्थिक नियोजन का, हिंदी में लिखेंगे। जो हिंदी के लोग हैं आप लोग मेजॉरिटी, तो आप लोग वो लिख सकते हैं, और इंग्लिश में भी हम बताएंगे, ठीक है, तो आप लोग वो लिख सकते हैं। जैसे और डेफिनेशन है प्लानिंग का, ये रॉबिन्स का है। टू प्लान इज टू एक्ट विथ अ पर्पस, टू चूज, एंड द चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो प्लान करने का मतलब क्या है, एक पर्पस से आप एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप प्लान करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि इसलिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप उसमें चूज करते हैं कि हाँ ये करना है और ये नहीं करना है। ये भी प्लानिंग का जो है डेफिनेशन है, ठीक है। तो योजना बनाने के लिए एक उद्देश्य के साथ कार्य करना है, चुनना है, और पसंद आर्थिक गतिविधि का सार है। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में चॉइस जो है वो आता है, ठीक है। सो दिस इज प्लानिंग, ठीक है। और प्लानिंग जो हम करते हैं ना, यानी कि आर्थिक नियोजन जो हम करते हैं, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों करते हैं। तो मेन जो मोटिव होता है ना किसी भी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करना, ठीक है, तो वो होता है कि आप आर्थिक संसाधन पे नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी आर्थिक संसाधन है, जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो स्कैर्स हैं। स्कैर्स है यानी कि लिमिटेड है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। लिमिटेड है मतलब अगर ऐसा होता है ना कि पैसा पेड़ पे उगता है, जैसे लोग बोलते हैं ना पैसा पेड़ पे नहीं उगता, तो अगर ऐसा होता ना कि पैसा बहुत है, पेड़ पे उगता, तो प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है, वो खत्म ही नहीं होगा कभी, अगर ऐसी सिचुएशन होती, ठीक है। तो वो रिसोर्स अगर अनलिमिटेड है तो उसके लिए प्लान नहीं करते, जैसे कि सनलाइट या एयर, ठीक है, अनलिमिटेड है तो उसके लिए हम प्लान नहीं करते हैं कि अच्छा अभी 2 घंटा सनलाइट है तो उसको ऐसे स्टोर कर, क्यों, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, हमको पता है, ठीक है। लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं, जो आर्थिक संसाधन होते हैं, बिकॉज दे आर स्कार्स, क्योंकि वो दुर्लभ है, इसके लिए उसमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ना वो है ही इसी के बारे में, कि रिसोर्सेज यानी कि संसाधन दुर्लभ है,
इसीलिए आपको प्लान करना पड़ता है, इसीलिए आपको चूज करना पड़ता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये इकोनॉमिक्स का आपका एक है भी टीजीटी का ये टॉपिक, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही इकोनॉमिक्स है, ठीक है। एज अ कंज्यूमर भी आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करते हैं कि जब आप मार्केट जाते हैं कुछ लेने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपके पास जो मनी है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी चुनते हैं कि हम क्या लें क्या नहीं लें एज अ कंज्यूमर, ठीक है, एक उपभोक्ता के तौर पे। उसी तरह जो प्रोड्यूसर होता है, जो सामान बनाता है, ठीक है, उसके पास भी जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है वो दुर्लभ है, लिमिटेड है, उसको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि वो सोचता है कि हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। एक किसान के पास जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, उसको भी चुनना पड़ता है कि हम इसमें कौन सी फसल उगाएं और कौन सी फसल नहीं उगाएं, क्या हमको ज़्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमिक प्लानिंग को हरकत में लाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, इसका बस कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप करना था, ऐसा जिसमें कोई नोट्स नहीं है कि ये है, बस एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि हाँ भाई ये इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। और इस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी का यूज करती है, ठीक है। तो जो टॉपिक हम लोगों का होने वाला है, जिसमें हम थोड़े नोट्स भी लिखेंगे, दैट इज गोना बी इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो ये टूल्स है, अगर ठीक है कोई पूछता है आपसे इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग को करने का एक हथियार है, ये हथियार पॉजिटिव सेंस में, ये एक टूल है जिससे इकोनॉमिक प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी का, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर स्टेटमेंट्स of aims and ideals. Economic policies are statements of aims and ideals to be achieved through various instruments outlined by the government, various instruments outlined by the government to guide the process of economic development, ठीक है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग आप करते हैं, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास पॉलिसीज होना चाहिए, ठीक है। कि ठीक है हमको चाहिए, इकोनॉमी को हम प्लान कर रहे हैं, डेवलप कराना चाहते हैं, तो क्या पॉलिसीज हैं आपकी वो। तो ऑब्वियसली इंडिया जैसे कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसी की जो ज़रूरत है, जो नीड है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि इंडिया में अलग अलग सिस्टम है, रिसोर्सेज हैं, अलग अलग सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। उनको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जब इकोनॉमी स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, अलग अलग अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था समाजवादी है, पूंजीवादी है, या मिश्रित है इंडिया के तरफ है। तो अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था, ठीक है। सरकार जो है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करती, चीज़ें जो है वो जो वहाँ पे पूंजीपति थे उनके हाथ में थे। तो वहाँ पे कुछ सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि जैसे लेबर का शोषण, यानी कि मजदूरों का शोषण, या फिर प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं थी, या फिर जो इनइक्वालिटी थी इनकम एंड वेल्थ की, कि जो लोग अमीर है वो अमीर ही होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इस पे लगाम लगाने के लिए ठीक है ज़रूरी होता है कि सरकार का हस्तक्षेप हो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो, ठीक है। और फ्री मार्केट भी हो, डिमांड एंड सप्लाई पे भी चले, लेकिन कुछ हद तक गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन हो, ताकि लोगों का जो शोषण है, कस्टमर्स का जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो नहीं हो पाए। आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाए, आप मन चाहे प्राइस पे 10 का सामान आप 100 में बेच रहे हैं, तो नॉट फेयर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप। और गवर्नमेंट हस्तक्षेप करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कहीं 100 का सामान 1000 में बेच रहे हैं तो सरकार आके आपका हाथ पकड़िए, नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, सरकारी नीति जो है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट लेके आती है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है एक कंट्री में, ठीक है, या जो लीगल एनवायरनमेंट होता है एक कंट्री में, उसका पार्ट है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने लिखा भी था कि इकोनॉमिक पॉलिसी का एम क्या क्या है। मैंने बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, और पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता था वो हमने लिखा था, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस, फेयर कंपटीशन,
ये सब सारी चीज़ हम लोग लिख चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले ना कि इंडिया में अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, या फिर सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। ये यहाँ तक का जो पार्ट था, इससे रिलेटेड जो चीज़ थी वो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूएशन है जो कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको 10-15 मिनट का एक इंट्रो दे दिया। तो अभी हम लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीति, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो किस किस तरह की पॉलिसी जो है वो इंडिया में बनती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो अभी फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो दो है, माइक्रो है, मैक्रो है और एक और है। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। मैक्रो वर्ड जहाँ पे भी आता है ना इकोनॉमिक्स में, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है ये पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाली है एट लार्ज। इस तरह की पॉलिसीज पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाली हैं एट लार्ज, ठीक है। तो ये बिग एग्रीगेट, और ये डिपेंड भी करेंगी ऐसे फैक्टर्स पे, ऐसे कारक पे जो पूरी अर्थव्यवस्था को जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे वो नेशनल आउटपुट हो, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो, चाहे वो जनरल प्राइस लेवल हो, इन्वेस्टमेंट हो, रेट ऑफ एक्सचेंज हो, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये पूरी इकोनॉमी को जो है वो इफेक्ट करती हैं। इसलिए ये जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो पहले जिसके बारे में हम लिख रहे हैं दे आर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो इसके बारे में लिखेंगे पहले हम थोड़ा। इट इज इन द मैक्रो इकोनॉमिक अरीना, इट इज इन द मैक्रो इकोनॉमिक अरीना is in the macroeconomic arena that the state finds its full flow, that the state finds its full flow, state यानी कि गवर्नमेंट। तो क्या होता है जब भी हम बड़े कारकों के बारे में बात करते हैं, जैसे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय आय हो, नेशनल इनकम हो, वो जीडीपी हो, वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो नेशनल लेवल पे, ठीक है, वो आपका इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, तो ये नेशनल लेवल यानी पूरी इकोनॉमी को एक साथ इफेक्ट करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे जो सरकार होती है, ठीक है, वो ज़्यादा खुल के इन सारे एरियाज में पॉलिसी बना सकती है, क्योंकि पूरे देश के लिए अगर ये पॉलिसी बन रही है तो मतलब ये पैन इंडिया पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार जो है वो खुल के पॉलिसीज बना सकती है। नेक्स्ट लिखिए, द स्टेट हैज टू एम्प्लॉय, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, द स्टेट हैज टू एम्प्लॉय different weapons, different weapons to achieve the targeted goals. The state has to employ different weapons to achieve the targeted goals. मतलब जो सरकार है, ठीक है, जैसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं ना, अगर सरकार प्लान करती है कि हम आने वाले 5 साल में जो नेशनल इनकम है, जो देश का जीडीपी है, उसको ऐसे इतने % ऊपर लेके जाएंगे, जैसे आप हमेशा न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ते होंगे, ठीक है, कि जो भी फिनेंस मिनिस्टर है वो बताती हैं कि उनका क्या प्लान है, क्या व्यू है कि अगले आने वाले 5 साल में आप भारत को कहाँ देखते हैं, तो वो बोलेंगे कि हम यहाँ देखते हैं, जीडीपी को इस लेवल पे देखते हैं, ठीक है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपके माइंड में जो गोल है, जैसे एज अ स्टूडेंट भी जब आप मानिए अपने दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि इस एग्जाम में तो हमको 90% से ऊपर लाना है, तो वो सिर्फ सोचने से नहीं होता, फिर आप प्लान करते हैं, ठीक है, हम ऐसे पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ते हैं, फिर वो प्लान बनाते हैं, और अगर आप उस प्लान पे जिस तरह आपने प्लान बनाया है आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी होता है कि गवर्नमेंट का जो भी गोल है जीडीपी को लेके, नेशनल इनकम को लेके, या और अलग अलग सेक्टर्स में डेवलपमेंट के रेट को लेके, तो गवर्नमेंट जब वो गोल एक सेट करती है तो उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हेल्प करती है उस तरह की, फिर उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग नीतियाँ लेके आती है, अलग अलग पॉलिसीज लेके आती है, ठीक है। द स्टेट हैज़ टू एम्प्लॉय डिफरेंट वेपन्स टू अचीव द टारगेटेड गोल्स।
principal instruments of macroeconomic policy, the principal instruments of macroeconomic policy are as under. ठीक है, तो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी. तो पहली जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है दैट इज फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति. राजकोषीय नीति. फिस्कल पॉलिसी इज ठीक है. तो यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो किस लिए सरकार बनाती है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं. मतलब अगर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी आ रही है तो उसमें किस किस चीज का जिक्र होगा कि ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, वो चीज है. ठीक है, लिखिए. ये जो भी पॉलिसी होती है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आपकी, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग और टैक्सेस के बारे में बात करती है. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग एंड टैक्सेस. टैक्सेस यानी कि कर, जिसको हिंदी में कहते हैं. इस पॉलिसी में गवर्नमेंट इन तीन चीजों पे डिस्कस करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग और टैक्सेस पे. ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है इस सेक्टर में, इस साल में गवर्नमेंट कौन कौन सेक्टर पे पैसे खर्चा करने वाली है. अब गवर्नमेंट के पैसे खर्चा करने से इफेक्ट इकोनॉमी पे बहुत सारा होता है. मतलब अगर गवर्नमेंट बोलती है ना कि हम इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, मतलब जो बुनियादी ढांचा होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का उस पर ध्यान देंगे, हम ब्रिजेस बनाने वाले हैं, हम रोड्स बनाने वाले हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि ये पब्लिक के लिए अच्छा हो जाएगा कि रोड्स बन गए, ब्रिजेस बन गए. लेकिन उसके साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जब वो रोड बनेगा या जब वो ब्रिज बनेगा, उसको बनने में कितना जितना भी टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन के लिए कितने सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा. ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. ठीक है, वो शायद किसी और को देगा. ठीक है, कहीं से सीमेंट जो है वो लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे, उसकी भी इनकम हो रही है. कुछ मजदूर होंगे जो उसमें काम करेंगे, डेली वेज अर्नर्स जो होते हैं उनकी भी इनकम है. ठीक है, तो इससे सिर्फ गवर्नमेंट जब बोलती है ना कि हम यहाँ खर्चा करेंगे, उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है इकोनॉमी में. ठीक है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग होता है. प्लस पब्लिक बोरोइंग यानी कि गवर्नमेंट जो भी कर्ज लेने वाली है, पब्लिक बोरोइंग करने वाली है, वो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से करने वाली है. ठीक है, गवर्नमेंट कभी कभी जो है वो बॉन्ड्स जो है वो सेल करती है लोगों से. ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स या इस तरह के बॉन्ड्स. ठीक है, या पब्लिक बोरोइंग में इसी तरह के बॉन्ड्स या इस तरह की जो भी सिक्योरिटीज हैं वो सेल करती है. साथ ही साथ टैक्सेस का जो रेट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी इसमें आती है. ठीक है, जैसे आप हर बार देखेंगे टैक्स का हम लोग बोलते हैं ना कि स्लैब, टैक्स का स्लैब आया है. तो टैक्स का स्लैब यानी होता है ना कि उसमें ये चीज़ रिटर्न होती है कि भाई जो लोग 5 लाख तक सालाना जिनकी इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. 5 लाख से 10 लाख है तो इतना % देना पड़ेगा, 10 लाख से 20 है तो इतना देना पड़ेगा, 1 करोड़ है उससे ऊपर है तो ये चीज़. ठीक है, तो ये भी करके गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को, मतलब जैसे एक तीर से दो निशाना, तो यहाँ पे एक तीर से बहुत सारा निशाना होता है. तो अगर गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड करती है ना कि वो टैक्स का रेट बढ़ा रही है, ठीक है, तो उसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा ये होती है कि टैक्स का रेट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और वो जो इनकम गवर्नमेंट के पास आएगी गवर्नमेंट उसको स्पेंड कर सकती है अलग अलग जगह पे, या पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकती है. ठीक है, जो लोग हैं जैसे हम बोल रहे, एक बार पिछले बार में मैंने बताया था इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो होता है. ठीक है, कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो इसको गवर्नमेंट इस तरह से कम नहीं कर सकती कि जो गरीब है उसके हाथ में ले जाके पैसे दे दिए कि लो तुम भी बराबर होगा. ये जो तरीका है, तरीका नहीं है ये प्रॉपर. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऑब्वियसली जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, और उस टैक्स से उन लोगों को जो है वो हेल्प करने की कोशिश करती है जिनकी इनकम कम है.
ठीक है, जैसे हम लोगों को फ्री एजुकेशन या फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो अनाज वगैरह मिलता है 2 रुपये 1 रुपये किलो, या कोविड में तो फ्री मिल रहा था, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग और टैक्सेस, ये सरकार अपनी राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी में डिसाइड करती है। तो ये पहली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, दैट इज राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी। ओके, अभी हम आते हैं अगले पे। नेक्स्ट हमारी पॉलिसी क्या है,